हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्जवल अकेडमी फॉर सिविल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया में रिसेंटली वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन ताउते जो आया था उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज किया, और अभी फिर से एक साइक्लोन यास जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हो रहा है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो कोस्ट है उस पर वहाँ पे आशंका है कि काफ़ी तबाही वहाँ पे वो लेके आ सकता है। तो इस बारे में जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं और वो उनका ओरिजिन कैसे होता है और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इसको टाइफून भी बोला जाता है और हरिकेन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ ए इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हेवी रेन। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वार्म ट्रॉपिकल ओशंस कौन से हुए, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये हमारा इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटीट्यूड पे होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो नीचे वाला लाइन है जो आप देख पा रहे हो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो इन जो बीच का जो ये एरिया होगा, दोनों कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होगा इंक्लूडिंग इक्वेटर का जो एरिया है, इसे हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो हमारे ओशंस हैं, जैसे कि ये आप अटलांटिक ओशन यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द अटलांटिक ओशन। तो ये जो पार्ट हो गया अटलांटिक का, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक का पार्ट हो गया। यहाँ पे ये इंडियन ओशन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे ये जो रीजन है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है, ये जो रीजन है। ठीक है, तो इन सारे रीजन्स में जो स्टॉर्म्स जो साइक्लोन्स जो जनरेट होते हैं उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे होंगे, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, ये जो पोलर एरियाज है, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, ये नीचे साउथ पोल एंटार्क्टिका का जो एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली इसी एरिया में ओरिजिन होते हैं और इसी एरिया में ये सब डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसी एरिया में ये लोग जो भी आसपास के जो कोस्ट होते हैं वहाँ पे ये पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो ये एक वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में जनरेट होता है, और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि आगे हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, हाई विंड्स होते हैं, विंड्स का वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, और हेवी रेनफॉल होता है इसमें। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे कि जो अमेरिका का जो पार्ट है, जो नॉर्थ पैसिफिक जो रीजन है, वहाँ पे इसे हरिकेन्स बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो फिलीपींस, जापान और चाइना का जो रीजन है वहाँ पे इसे टाइफून बोला जाता है। ठीक है, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे इसे विली विलीज बोला जाता है। तो ऑलरेडी ये जितने भी नेम्स हैं ये सब सिमिलर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं, बस इनका रीजनल नेम जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो ऐसा कभी न्यूज़ में अगर आप पढ़ते हो कि हरिकेन्स है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, एक्चुअल में वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। अगर टाइफून आता है तो वो भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बस उसका लोकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट में है। अगर वो चाइना वाले रीजन में है, या ये जो रीजन है जापान और साउथ चाइना सी का जो रीजन है, यहाँ पे इसे टाइफून बोलते हैं। ठीक है, ये जो अमेरिका का ये जो रीजन है यहाँ पे इसे हम लोग हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पे अगर साइक्लोन आता है तो उसे सिंपली साइक्लोन ही बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, इन सारे रीजन में इसे विली विली बोला जाता है। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इसे हम लोग डिफरेंट नेम से रेफर करते हैं, लेकिन ये सारे सेम टाइप ऑफ स्टॉर्म होते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी जो फीचर्स होते हैं, इनका जो ओरिजिन होने का जो रीज़न होता है वो सब सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो दिस इज द हॉरिजेंटल प्रोफाइल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा सा जो एक रीजन है, दिस इज द होल साइक्लोन। ठीक है, लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि साइक्लोन है तो बिल्कुल वो एक यूनिफॉर्म विंड होगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी कई सारे इसके लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप उसका टॉप व्यू देख रहे हो। अगर आप सेटेलाइट से ऊपर से देखोगे किसी साइक्लोन को, अगर ऊपर से सेटेलाइट से जब इमेजेस आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि साइक्लोन जो है उसमें एक सेंटर होता है जिसे हम लोग आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई में यहाँ पे देयर इज़ नो क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे विंड्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप आई से दूर जाओगे, दिस इज़ कॉल्ड आई वॉल। ये जो रीज़न है, ये ऐसा जो सर्कल जो रीज़न होगा और ये आई से दूर का जो ये जो दूरी है, दिस इज़ कॉल्ड एज आई वॉल। ठीक है, दिस इज़ आई वॉल। और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो रीज़न होता है साइक्लोन का, ये आई वॉल होता है। तो कहीं भी आप साइक्लोन की वजह से अगर बहुत ज़्यादा हार्म अगर होता है, अगर क्षति पहुंचती है, अगर कोई डिस्ट्रक्शन होता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आई वॉल, नॉट बिकॉज ऑफ आई। ठीक है, और इन सब के अलावा आई वॉल के बाहर का जो ये एरिया हो गया, ये जो यहाँ पे भी विंड्स जो है उनका भी डायरेक्शन होता है, तो इसे हम लोग आउटर रिंग ऑफ द स्टॉर्म या फिर आउटर रिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैटेलाइट इमेज है एक साइक्लोन का, और उसमें आप देख पा रहे हैं कि बीच में सेंटर में आई है और फिर आई वॉल है और फिर आउटर रिंग है। ठीक है, इनका साइक्लोन का जो डायमीटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा 300 किलोमीटर से ज़्यादा से लेकर के 1000 किलोमीटर्स तक का इनका रेंज होता है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो आप इसका एक आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है, इसीलिए जब भी ये किसी कोस्ट पे पहुंचता है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वहाँ पे से हम लोगों को इवैक्यूएट करवाते हैं ताकि कोई डिज़ास्टर ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स का लॉस ना हो। ठीक है, तो इसीलिए साइक्लोन्स को जानना जरूरी है, उसके ओरिजिन और उसके फीचर्स को जानना जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है इसका मैंने आपको हॉरिजॉन्टल व्यू बताया। जैसे कि आप अगर ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि ये वाला पार्ट आई वाला पार्ट है। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट जो है ऐसे आई वॉल हो गया, और फिर ये आउटर रिंग हो गया साइक्लोन का। ठीक है, लेकिन आप जब इसका वर्टिकल प्रोफाइल देखोगे तो ये आप देख रहे हो कि दिस इज़ द ओशन। ठीक है, ये ओशन है जो कि वार्म ओशन है। ठीक है, और ये साइक्लोन में जो विंड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ से सेंटर की ओर आने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो कोई भी फ्लूइड है, जैसे कि लिक्विड है या फिर एयर है या फिर और भी कोई लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, फ्लूइड जो है बेसिकली वो फ्लो करते हैं कहाँ से? तो हाई प्रेशर रीजन से वो लो प्रेशर रीजन की ओर जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर सा बात है कि हमारा जो आई है साइक्लोन का, दिस इज़ द लो प्रेशर रीजन, दिस इज़ द लो प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कम होता है, लेकिन ये बाहर में जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ से विंड्स जो है उनका टेंडेंसी होता है अंदर की ओर आने का। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, जो कि आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उनमें एक मूवमेंट, उनके अंदर एक डायरेक्शन का चेंज आने लगता है। ठीक है, तो उस वजह से जो एयर का ये जो फ्लो है, ये जो विंड का जो फ्लो है, वो एक सर्कुलर मोशन लेने लगता है। ठीक है, और उसी वजह से साइक्लोन्स में है हवा जो है वो गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है। ठीक है, आई का एक और प्रॉपर्टी है, ये आई का जो रीज़न है, इसके बाद आई वॉल स्टार्ट होता है। तो आई में क्या होता है कि हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, ये आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। और फिर ये जो आई वॉल है, इसमें एयर का ऊपर की ओर फ्लो होता है। ठीक है, और फिर नीचे का जो डायरेक्शन होता है, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप किसी साइक्लोन की बात करते हो तो आप एक कोड याद रख सकते हो, ANC। ठीक है, अगर ये C मीन्स साइक्लोन, N मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देन A मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन जो विंड्स का होगा नीचे ग्राउंड पे, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होगा आपको साउदर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि अगर कोई साउदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन है तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन साइक्लोन्स के एक और प्रॉपर्टी होती है कि इन साइक्लोन के ऊपर का जो एरिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ का जो रोटेशन होगा, विंड्स का जो डाइवर्जेंस होगा, ये नीचे से अपोजिट हो जाता है। डैट मीन्स कि अगर मैंने आपको बताया ANC कोड बताया, C मीन्स साइक्लोन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। डैट मीन्स कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन देखा जाए तो उसके ऊपर वाले पार्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा एयर का, विंड का। ठीक है, और यहाँ पे इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एयर है, और नीचे में कन्वर्जेंस ऑफ एयर है। ठीक है, नीचे में क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ एयर है। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जेंस ऑफ एयर। कन्वर्जेंस मतलब कि बाहर से हवा सेंटर की ओर आ रही है, और हेयर डाइवर्जेंस मीन्स कि सेंटर से हवा बाहर की ओर जाएगी। दिस इज द अपर एयर डाइवर्जेंस। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि किस वजह से, ऐसा तो है नहीं कि सालों भर आपको साइक्लोन देखने को मिलता है, इसका भी एक सीज़न होता है, इसका भी एक टाइम होता है, इसका भी एक लोकेशन होता है। तो क्या फैक्टर्स हैं ऐसे रिस्पॉन्सिबल जिसके वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं? तो दीज आर बेसिकली द 5 प्रोमिनेंट फैक्टर्स एंड कंडीशंस बिकॉज ऑफ विच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर जनरेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने आपको ये स्लाइड में बताया पहले, ये जो एक स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओशंस जो है कितने बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पे ओशंस है। डेट मीन्स कि ये कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे इंडियन ओशन का आप साइज़ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक का आप साइज़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा साइज़ है, ठीक है। ये इंडियन ओशन का साइज़ है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, दोनों इंडियन ओशन के पार्ट हैं, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए कि लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो सी सरफेस होना चाहिए, सी सरफेस लार्ज होना चाहिए, डैट मीन्स कि एक वाइड काफ़ी बड़ा एक सरफेस होना चाहिए, और दूसरा उसका टेम्परेचर जो है, वाटर का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है, वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पे साइक्लोन जनरेट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये होने से साइक्लोन जनरेट नहीं होगा, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये कोल्ड एरियाज़ में नहीं होंगे। कोल्ड एरियाज़ जैसे कि पोलर एरियाज़ हो गया, ठीक है, या फिर अपर लैटीट्यूड्स जो हो गए, ठीक है, टेम्परेट एरियाज़ में, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, क्यों? क्योंकि सी सरफेस का टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है पोलर एरियाज़ में, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। जैसे कि आप जानते हो कि अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जो विंड्स या फिर कोई रिवर्स अगर फ्लो करते हैं तो उनके डायरेक्शन में एक चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि अगर ये समझो अर्थ है, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि इक्वेटर है और ये इसका एक्सिस है जिस पे ये अर्थ घूम रही है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड अगर समझो कि पोल से इक्वेटर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये अपने राइट की ओर बेंड करता चला जाएगा। डैट मीन्स कि विंड का डायरेक्शन ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई साउदर्न हेमिस्फीयर में समझो कि ये पोलर एरिया से इक्वेटर की ओर कोई विंड ब्लो करना चाहता है तो ये अपने लेफ्ट की ओर बेंड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये जो बेंडिंग ऑफ जो विंड है, बेंडिंग ऑफ जो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये हर मूविंग फ्लूइड पे लगेगा, वो लिक्विड हो या फिर एयर हो, कोई भी अगर मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो वो तो स्ट्रेट लाइन में सोचेगा कि फ्लो करे, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका डायरेक्शन राइट की ओर चेंज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होगा इट विल चेंज टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स का होना भी जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो साइक्लोन्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो साइक्लोन्स जो हैं इसके जो एयर जो ऊपर जो मूव करते हैं तो इसमें भी वेरिएशंस होना चाहिए विंड के स्पीड में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अभी क्या होता है समझो कि दिस इज ए ओशन, इसमें ये हमारा लैंड है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है ओशन में, ठीक है, ये अपना ओशन है, ओशन वाटर है। तो और ये सन जो है, अभी हमको मालूम है कि सन की वजह से ही एक्चुअली में जो ओशन है वो वार्म होता है। ऐसा तो है नहीं कि नीचे हीटर लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। तो सन रेज जो है वो हमें सारे चीज़ों को अपने सन रेज के थ्रू वार्म करते हैं। तो ओशन जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पे क्या होता है कि सन का रे हमेशा डायरेक्ट वर्टिकल ही रहता है, ठीक है। तो उसके वजह से ये गर्म होने लगता है सी सरफेस का टेम्परेचर। तो गर्म होने से क्या होता है कि वो जो एयर है वो ऊपर की ओर राइज करती है। तो जब कोई भी चीज़ से अगर एयर ऊपर राइज करेगा तो ये एरिया पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों लो प्रेशर क्रिएट होता है? क्योंकि यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की ओर मूव कर जा रहा है तो वो एरिया वैकेंट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ वैकेंट
वैकेंट हो जाएगा वो एरिया, तो कोई भी चीज़ खाली हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई सी सरफेस जहाँ पे पहले से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका हो बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो वो भी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बिल्ड होने के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एक अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर ये सी सरफेस है, समझो दिस इज द सी सरफेस, इसके मतलब ओशन है, ठीक है, ओशन वाटर है, और यहाँ पे सन है जो कि पूरे अर्थ को वार्म कर रहा है अपने एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये हवा ऊपर उठा तो पूरा इधर, अगर अंतरिक्ष है, ये स्पेस है, स्पेस में तो नहीं चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि ऊपर जाकर के ऐसे डाइवर्ज कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोपॉज होता है। दिस इज ट्रोपोस्फीयर। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे चेक कर सकते हो। ट्रोपोस्फीयर है जो कि एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, और उसका जो अपर लिमिट होता है ट्रोपोस्फीयर का, इसे बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर में एयर डाइवर्ज होना चाहिए। तो अगर ये ऊपर में कंडीशंस हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे से ज़्यादा एयर ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अपर एयर डाइवर्जेंस अगर सी के ऊपर में जनरेट होता है तो ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये मेन आपके 5 पॉइंट्स हैं, इसी के वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मैंने बताया कि कैसे कैसे उसमें विंड्स आते हैं, ठीक है। विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर विंड का मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है इसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, PGF, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर गैप होगा, अगर जितना ये अगर हाई प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और लो प्रेशर काफ़ी कम है, तो ये जो PGF फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो साइक्लोन में क्या होता है कि आई के पास में, ये जो आई वाला रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दिस इज द लो प्रेशर रीजन। तो अगर लो प्रेशर रीजन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे चारों तरफ से जो हवा है वो उस लो प्रेशर को भरने के लिए चारों तरफ से एयर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब एयर का मूवमेंट लो प्रेशर की ओर स्टार्ट हो जाएगा तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स उनका डायरेक्शन जो है वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी गोल गोल घूमने की वजह से एक साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होने लगता है, ठीक है। और फिर नीचे सी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और पानी है उसमें, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करता है एयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि गर्म हवा जो है वो हमेशा लाइट होता है, ठीक है। अगर आप किसी बैलून में अगर आप गर्म हवा भरते हो तो वो बहुत जल्दी ऊपर की ओर उठता है। क्यों, क्योंकि गर्म हवा का डेंसिटी कम होता है और उसे ऊपर राइज करने का एक फोर्स नीचे से, बॉयंसी जिसे बोलते हैं, बॉयंट फोर्स जो है वो मिलने लगता है। तो उस वजह से वो काफ़ी ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आई वॉल के पास से आप देखो कि एयर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, इधर भी एयर मूव कर रहा है, और ये अपर एयर डाइवर्जेंस है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज अपर एयर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब कि सेंटर से बाहर की ओर जाना, ठीक है। तो इसीलिए साइक्लोन का जो बेस होता है वो नीचे में तो कम होता है लेकिन ऊपर में ज़्यादा चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये एयर जो है ऊपर जाके डाइवर्ज होते रहता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, जब ये जो भी हमारे एयर्स जो विंड जो है जो ऊपर में, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स, थंडर्स, लाइटनिंग ये सब लेकर के आते हैं। इसीलिए जब स्टॉर्म आता है तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और बहुत तेज विंड का उसमें वेलोसिटी होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसाइडिंग एयर। ये जो आई जो होता है यहाँ पे तो लो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ से हवा ऊपर उठ जा रही है, तो ये जो रीज़न है इसमें ऊपर से हवा नीचे की ओर आने लगता है और इसे बोलते हैं सबसाइडिंग वार्म एयर, और ये गर्म हवा होता है, ठीक है। एक बात आप जान लो, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एयर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, ऊपर जाकर के कोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर से कोई भी एयर नीचे की ओर आएगा तो वो एयर वार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन होने की वजह से वार्म हो जाता है, और जब नीचे से ऊपर कोई एयर उठेगा तो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होने की वजह से वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एयर ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा तो वार्म एयर हो जाता है, ठीक है।
और इसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट है जो कि आगे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब देखते हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो उसका एक जो सेंटर होता है जिसके अराउंड एक सर्कुलेटिंग विंड सिस्टम क्रिएट होता है, उसे हम लोग आई बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि जो साइक्लोन है इसके ये जो आई है, ठीक है, इसके आसपास ही जो हमारा आई वॉल जो है इसमें ही मेन विंड्स जो हैं वो इसमें रोटेट करते रहते हैं और फिर ऊपर उठते रहते हैं, ठीक है, ये ऊपर उठते रहते हैं। तो ये जो आई जो है इसके जो जिसके चारों तरफ हमेशा एक सर्कुलेटिंग विंड सिस्टम क्रिएट होता है, इसे ही हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और ये आई जो होता है इट इज़ ए रीजन ऑफ काम विथ सबसाइडिंग एयर। आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे विंड स्पीड नॉर्मल होता है, विंड स्पीड इज़ नॉर्मल, ये उतना डिवास्टेटिंग नहीं होता है, विंड स्पीड इज़ नॉर्मल। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 150 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो करेगा, ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल विंड स्पीड होता है। और यहाँ पे चूंकि ऊपर से एयर नीचे की ओर आ रहा होता है तो एयर यहाँ पे सब्सिडेंस होता है और ये वार्म एयर होता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे एयर ऊपर से सब्सिडेंस होता है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन हमेशा तब होगा जब नीचे से कोई एयर, मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी कि सी सरफेस से या फिर ग्राउंड सरफेस से अगर मॉइस्ट एयर, अगर कोई मॉइस्ट एयर है, अगर किसी एयर में मॉइस्चर है और अगर नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा तो उसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ऊपर से कोई हवा नीचे की ओर आएगी टुवर्ड्स ग्राउंड या सी सरफेस तो वो वार्म होता चला जाता है, उसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर कंडेंस नहीं होता है। तो वो क्लियर स्काई होता है, यहाँ पे स्काई काफ़ी क्लियर होता है, कोई क्लाउडीनेस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। वार्म टेम्परेचर्स होगा और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आई पे, ठीक है। As the air subsides, it compresses slightly and warms so that the temperature at the center of tropical cyclone are some 5.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन इन अदर रीजन्स ऑफ द स्टॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो आई में क्या होता है कि ऊपर से एयर नीचे की ओर आ रहा होता है तो कंप्रेशन हो जाता है एयर का और उसके वजह से एयर है सो वार्म हो जाता है, ठीक है। तो वार्म होने की वजह से इसके जो सराउंडिंग में जो एयर का जो टेम्परेचर है उससे एटलीस्ट 5.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होता है आई में, ठीक है। एंड बिकॉज वार्मर आई कैन hold more moisture before condensation occurs, the eye of the cyclone is generally free of clouds। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्लाउड फ्री जगह होता है, देयर इज नो क्लाउड फॉर्मेशन इन आई। क्यों? क्योंकि ऊपर से एयर नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये एयर जब नीचे की ओर आता है तो वो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होने की वजह से वार्म हो जाता है और कोई चीज़ वार्म हो जाएगा तो उसमें क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड बनते हैं ठंडा होने पे, कोल्ड होने पे, ठीक है। कोल्ड जब होगा तब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज फ्री, इट इज फ्री ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आई के बाद वो है हमारा आई वॉल एंड रेन बैंड्स, ठीक है। तो आई वॉल जो है इट इज द मोस्ट डेंजरस एंड द डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। जो आई वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड्स का स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, इवन मतलब समझो 150 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से स्पीड विंड का वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर एयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठता है कन्वेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, रेनफॉल होता है, ठीक है, उसके बाद थंडर होता है जो बिजली चमकना जो होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे होता है आई वॉल में होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। और जो कॉन्वेक्टिव क्लाउड्स जो होते हैं वो अर्थ के ट्रोपोपॉज, जो हमारा ट्रोपोपॉज है एटमॉस्फेयर का, जो ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रोपोपॉज है वहाँ तक इसका हाइट ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो विंड का जो मैक्सिमम जो स्पीड वेलोसिटी जो रीच हो जाता है दैट इज़ 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से समझो कि एक बुलेट ट्रेन जो है वो मूव कर रहा होता है साइक्लोन में। तो इतना ज़्यादा वेलोसिटी होता है साइक्लोन का और ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है अगर ये किसी कोस्टल एरियाज़ में चला जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो ताउते साइक्लोन आया वेस्टर्न कोस्ट पे, महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी वहाँ पे तबाही मचा के गया। तो ये इन सारे रीज़न क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आई वॉल में बहुत ज़्यादा विंड का वेलोसिटी होता है, ठीक है। फिर उसमें टोरेंशियल रेन मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप रेन्स उसमें होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जो आई वॉल है उसके साथ साथ रेन बैंड्स भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। रेन बैंड्स भी मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि ये क्या होता है। कि इन एडिशन टू डीप कन्वेक्टिव सेल्स सराउंडिंग द आई,
There are often secondary cells arranged in bands around the center. These bands are called as rain bands, spiral into the center of the storm. ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि रेन बैंड्स क्या होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी क्लियर होगा। ये सारे रेन बैंड्स हैं, जैसे कि एक दो तीन, और साइक्लोन अगर और भी स्ट्रांग है तो मे बी फोर्थ रेन बैंड्स भी ऐसा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझाता हूँ कि रेन बैंड्स कैसे क्रिएट होते हैं। कि ये तो आई रीजन है, ठीक है। फिर ये सारे के सारे आई वॉल्स में ही आएंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग सेपरेट कैटेगरी में रख देंगे। ये जैसे जैसे वीक होता चला जाएगा तो वो फिर आउटर रिंग में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन है, बहुत ज़्यादा हवा जो है उसका जो अप ड्राफ्ट है, ऊपर की ओर मूव करना बहुत ज़्यादा, जिसे कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन ये होता है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल और थंडर यहाँ पे होता है। लेकिन और भी जो एयर जो आ रहा होता है, विंड जो आ रहा होता है, ये इसके पहले भी मूव कर जाते हैं कई बार स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से, सी सरफेस टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो ऐसा होता है, देखा जाता है कि जैसे ये एक साइक्लोन कहीं पे हिट करेगा किसी जगह पे, तो सबसे पहले एक छोटा सा रेन बैंड आता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगा। जैसे कि आपको देखा जाता है कि साइक्लोन हिट करने से पहले एक मौसम ख़राब होने लगता है जिसमें बारिश आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं होता है। तो ये रेन बैंड्स जो है ये पहले पहुँचता है। फिर उसके बाद दूसरा रेन बैंड आएगा तो ये उससे ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। फिर तीसरा रेन बैंड आएगा, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी। और जब ये आई वॉल का जो कोर पहुंचेगा तब तो फिर पूरा डिवास्टेशन ही आ जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि साइक्लोन्स आने के पहले मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेन बैंड्स जो हैं वो पहले पहुँचेंगे। जाहिर सा बात है कि अगर ये साइक्लोन मूव करेगा कहीं पे सरफेस पे, अगर ओशन से लैंड की ओर जाएगा जिसे लैंड फॉल बोलते हैं, तो सबसे पहले ये रीजन पहुंचेगा, फिर ये रीजन, फिर ये रीजन, फिर ये रीजन, और ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन ये वाला रीजन लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आई जब पहुंचेगा तो आई पे स्काई क्लियर हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड ये सब नहीं होता है। लेकिन फिर से साइक्लोन का पीछे वाला पार्ट जब उस एरिया पे हिट करेगा तो वापस से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रेन बैंड्स का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इतना एनर्जी आता कहाँ से है भाई? मतलब ठीक है, आप विंड सिस्टम है और उसमें ओशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके अंदर एनर्जी इतना ज़्यादा कहाँ से आता है, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अभी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। लेटेंट का मीनिंग होता है छुपा हुआ। जैसे कि अगर आप किसी बर्तन में अगर पानी को गर्म करते हो, ठीक है, इसके नीचे अगर आप बर्नर लगा दिए और पानी गर्म हो रहा है तो फिर सबको मालूम है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि स्टीम फॉर्मेशन होगा, स्टीम जिसको वाष्प हम लोग बोलते हैं। तो स्टीम फॉर्मेशन में जो है, ये स्टीम क्या है, ये है आपको गैसियस फेज है वाटर का, और ये वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो जब लिक्विड से गैस में जब ट्रांजिशन होता है तो उस समय टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो वो जो हीट जो जनरेट होता है, हीट जो हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं, वो स्टीम में फिक्स होता जाता है, जिसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो उसी तरह अगर कोई वेपर, अगर कोई गैसियस फॉर्म में लिक्विड, अगर गैसियस फॉर्म में वाटर है, जो वाटर वेपर है, ठीक है, और ये जब वापस कंडेंस करेगा लिक्विड में, लिक्विड वाटर में, तो ये जो हीट इसके अंदर जो इवोपरेशन के समय या फिर जो लेटेंट हीट जो बॉइलिंग जो के समय जो होता है, वो जो लेटेंट हीट है वो ये रिलीज करेगा, ठीक है। वो जो हीट रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो यही जो है मेन हीट जो है वो जो है साइक्लोन को फीड करता है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, वार्म सरफेस, ओशन है, ओशन वाटर है, ठीक है, और ये वार्म है, ठीक है। तो जब इस पर विंड ब्लो करेगा, साइक्लोनिक विंड्स जब ब्लो करेंगे और ये ऊपर की ओर उठेगा, तो ये क्या करते हैं, अपने साथ साथ मॉइस्चर को भी लेते जाते हैं, मॉइस्चर्स को लेते जाते हैं। लेकिन जब मॉइस्चर ऊपर की ओर, जब ये विंड ऊपर की ओर मूव करेगा, जिसको करंट बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, तो क्या होगा, ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि ये हीट रिलीज करेगा, ठीक है। जब हीट रिलीज करेगा तो ये जो राइजिंग एयर है ये थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो जैसे ही गर्म हुआ तो वो थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा, फिर से ऊपर उठा, फिर से कंडेंसेशन होगा, वो फिर से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसमें
आएगा, रिलीज होगा, और फिर से ये एयर कॉलम जो है वो और गर्म होकर के और ऊपर उठ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट ऑफ कंडीशन और इसका रिपीटेडली उसका रिलीज होने की वजह से एयर कॉलम्स राइज करते चले जाते हैं ऊपर तक, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा साइक्लोन्स जो है वो इतना ज़्यादा फेरोसियस, इतना ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी आ जाता है। लेकिन समझो कि अगर ये हमारा ओशन में फॉर्म हुआ साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन फॉर्म हुआ, ठीक है, ओशन में ये साइक्लोन फॉर्म हुआ और ये हमारा लैंड सरफेस है। तो ये अगर साइक्लोन हमारा लैंड पे पहुंचा तो क्या होगा, ये जो सप्लाई मिल रहा था नीचे में से वाटर और जो टेम्परेचर का जो सप्लाई मिल रहा था, ये अब कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लैंड पे तो पानी है नहीं, यहाँ पे तो ज़मीन है, तो ये वाटर अब मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब वाटर मिलेगा नहीं तो विंड में क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट, उसका ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि फिर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़मीन पे आ जाते हैं तो वो फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा नहीं होगा कभी कि जैसे मान लो इंडिया का, अगर मैं आपको मैप बना के समझाऊँ, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा उड़ीसा कोस्ट हो गया, इधर आंध्रा है, इधर तमिलनाडु है, ऊपर में ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन यहाँ पे आता है तो ऐसा नहीं कि साइक्लोन दिल्ली पहुँच गया ऊपर की ओर, दिल्ली तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसके गाड़ी में जो टंकी है उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि नीचे में लैंड पे जो है देयर इज़ नो वाटर, वाटर नहीं है, और टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है तो कंडेंसेशन, इवेपोरेशन होगा ही नहीं, उसमें कंडेंसेशन होगा नहीं, तो फिर लेटेंट हीट जनरेट होगा नहीं, तो साइक्लोन को एनर्जी ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो डाई आउट हो जाता है, मर जाता है साइक्लोन, ठीक है, जिसे हम लोग डिसिपेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल फॉर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज प्रोवाइडेड बाय ए ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। अभी मैंने आपको समझाया, एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज, ठीक है, इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स, quickly becoming saturated and releasing latent heat through the condensation of water vapor। जो वाटर वेपर जो सी सरफेस से हमने लेकर के ऊपर उठा एयर विंड, तो ये ऊपर जाके ठंडा होके कंडेंसेशन हो जाएगा और ये बारिश होके नीचे गिरने लगेगा। तो जो कंडेंसेशन में जो हीट रिलीज होगा ये फिर से उस एयर को गर्म कर देगा और वो एयर और ऊपर चला जाएगा, और चूंकि बारिश हो ही रहा है ऊपर में तो ये फिर से मॉइस्चर रिटेन कर लेगा और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा और काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एयर ऊपर जाता ही चला जा रहा है तो नीचे में गैप क्रिएट होगा, तो और सराउंडिंग एयर्स यहाँ पे इसको भरने के लिए आने लगेंगे, और यही फिर साइक्लोनिक कंडीशंस कोरियोलिस फोर्स की वजह से बेंडिंग होगा और वो साइक्लोन्स में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर डिफरेंस जो है वार्म एयर और राइजिंग एयर का, और इसके आसपास जो कूल इन्वायरमेंट होते हैं उसकी वजह से राइजिंग एयर बिकम्स मोर बॉयवेंट, ठीक है, जिसके वजह से ये और अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से ही उसमें जो फ्यूल है वो उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। अभी फिर देखते हैं कि डिसिपेशन ऑफ द साइक्लोन कैसे होगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिसिपेट व्हेन दे कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशन वाटर, यानी कि वार्म ओशन वाटर का होना जरूरी है। जैसे ही वार्म ओशन वाटर मिलना बंद हो गया तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपना एनर्जी जो सोर्स है वो लूज कर देगा और उसके वजह से फिर वो डिसिपेट कर देगा, वीक हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो आप देखते नहीं हो कि साइक्लोन आया उड़ीसा से और वो महीनों भर साइक्लोन चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल वो 2 से 3 दिन में उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिया का ऐसे मैप बनाओ और जब देखो कोई साइक्लोन जब पहुंचता है तो जैसे ही वो लैंड पे पहुंचता है वो वीक होता चला जाएगा, छोटा, और उसका चूँकि कट ऑफ हो गया वो ओशन से कट ऑफ हो गया, तो नो वार्म वाटर, ठीक है, नो वार्म वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो उसके वजह से फिर वो साइक्लोन वीक होके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब तक वो स्ट्रांग रहेगा तो वो तबाही मचाता रहता है। तो अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन किसी ठंडे पानी वाले जगह पे चला जाए तब भी वो डिसिपेट हो जाए, क्योंकि वार्म नहीं है, वहाँ पे ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी है तो वो इवेपोरेशन होगा ही नहीं, तो पानी उसमें रहेगा नहीं, तो फिर कंडेंसेशन होगा नहीं और वो हीट नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर किसी लैंड के ऊपर कोई स्टॉर्म चला जाए, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, तो वो अपना फ्यूल सोर्स को लूज कर देता है और उसके वजह से उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे साइक्लोन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जब भी कोई साइक्लोन किसी लैंड को हिट करता है तो वो कुछ समय के बाद 2 या 3 दिन के अंदर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है फाइनली और वो डाई आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना एनर्जी लूज कर देता है। तो ये था आज के इस वीडियो में, लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, उसके फॉर्मेशंस क्या होते हैं और उसके कैसे वो लैंड पे आता है, ठीक है। इसके कई सारे डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्टॉर्म सर्ज, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
और आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, और शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स को, टू गेट मोर सच कॉन्टेंट्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।